नमस्कार दोस्तों, यूथ पावर के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आशीष मिश्रा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि आपका पीजीटी कॉमर्स का कोर्स चल रहा था उसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ आज हम प्रारंभ करते हैं। जो टॉपिक है आज का वो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इसका मतलब क्या हुआ? जब आप किसी भी प्रैक्टिकल वर्क को करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसकी थ्योरी जाननी होगी, उसके सैद्धांतिक पक्ष को आपको जानना होता है, उसके बारे में आपको पूरी थ्योरी पता होनी चाहिए, तभी आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को आप कर पाते हैं। जैसे जब कोई एमबीबीएस करने जाता है तो पहले वो थ्योरी पढ़ता है, तब वो प्रैक्टिकल करता है। ऐसे ही हर चीज़ का जब वो थ्योरी पढ़ के तब वो प्रैक्टिकल कर सकता है। तो इसी तरह से अकाउंटिंग में भी जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिकली जो करना है उसके लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। कुछ सिद्धांत हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, उन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा। इसमें जो पहला बहुत ही प्रचलित वर्ड है गैप, GAAP, गैप। इसका मतलब क्या हुआ? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जैसा कि वर्ड से लग रहा है कि जनरली जो एक्सेप्ट किया जा रहा हो ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो सामान्य तौर पर लोग उसको एक्सेप्ट करते हो, इन प्रैक्टिस जो है लोग उसको मानते हैं। तो ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये कौन से हैं? आर बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस which provide the framework for accounting profession to ensure that financial reporting is transparent and comparable। मतलब क्या हुआ? ये जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, मींस जो सामान्यता जो चीजें एक्सेप्ट की जा रही हैं सामान्यता, ऐसे प्रिंसिपल्स वो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे आधारभूत अकाउंटिंग सिद्धांत हैं एंड गाइडलाइंस हैं जो विच प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, जो कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, एक आधारभूत संरचना तैयार करते हैं। किसके लिए? अकाउंटिंग प्रोफेशन टू इंश्योर दैट जो भी अकाउंटिंग का प्रोफेशन होता है उसमें अकाउंटिंग का वर्क जो होता है उसमें उसको इंश्योर करने के लिए इंश्योर दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज ट्रांसपेरेंट एंड कंपेरेबल। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो ट्रांसपेरेंट हो और कंपेरेबल हो। ट्रांसपेरेंट का सेंस ये है कि कोई भी चीज छिपाई ना जा रही हो, हर चीज उसमें दिखाई जाए, कोई भी चीज जो है उसमें छिपाई ना जाए, सारे तथ्य स्पष्ट किए जाए। और कंपेरेबल क्यों कहा जाता है? कंपेरेबल इसलिए कहा जाता है जब आप कस्टम्स जो अप्लाई कर रहे हो, जनरली सब लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो भी रूल्स गाइडलाइंस सब लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे लोगों के जो अकाउंटिंग रिपोर्ट जो तैयार होगी उसमें समानता रहेगी उसको, और जब समानता रहेगी तो उसको आपको कंपैरिजन करना आसान होगा, कंपेरेबल स्टडी करना आसान होगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज है कि ट्रांसपेरेंट मींस कोई भी चीज छिपाई नहीं जाएगी और इसके साथ ही इसको कंपेरेबल बनाया जा सकता है। जब आप कब कंपेरेबल और ट्रांसपेरेंट होगा? जब आप इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करेंगे। गैप में क्या क्या आता है? गैप इंक्लूड्स बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। पहले ही आपको बताया कि कुछ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनको आपको जानना होगा, जो इसके सैद्धांतिक पक्ष है उसको आपको जानना होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। हर एक कंट्री के लिए एक ऐसी बॉडी होती है, अकाउंटिंग के सेंस में एक सबसे टॉप बॉडी होती है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो भी कंपनी होगी, जो भी आपको जो किसी भी तरीके की कंपनी में काम करना है, तो वहां पे एक स्टैंडर्ड, एक मानक बनाया जाएगा, तो उस मानक को ही फॉलो करना पड़ता है।
तो इस तरह के मानक कौन तैयार करता है? जो किसी भी कंट्री की जो सबसे टॉप मोस्ट बॉडी होती है अकाउंटिंग की, वही जो है इस तरह के स्टैंडर्ड तैयार करती है। इसके लिए जो है भारत में जो सबसे टॉप संस्था है वो कौन है? ICAI। ये जो आपके यहाँ अकाउंटिंग की जो सबसे बड़ी जो डिग्री है वो है CA, चार्टर अकाउंटेंट। आप चार्टर अकाउंटेंट बनने के लिए आपको ICAI ही चार्टर अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट देती है। सबसे बड़ी अकाउंटिंग की डिग्री CA कौन प्रोवाइड करती है? ICAI। तो ICAI ही टॉप मोस्ट बॉडी है इंडिया के लिए जो है अकाउंटिंग के लिए। अब जो है आगे हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। Accounting principles are the general guidelines that companies must follow while reporting financial data. Accounting principles एक जनरल गाइडलाइन है कंपनीज के लिए कि जो कि फॉलो करें कंपनीज जब उनको फाइनेंशियल डाटा की रिपोर्टिंग करनी हो। रिपोर्टिंग का मतलब क्या हुआ? रिपोर्टिंग का मतलब हुआ जब आप अकाउंटिंग करते हो तो अकाउंटिंग करने के लिए आपको जरूरत होती है थ्योरेटिकल नॉलेज की, उसके थ्रू आप अकाउंटिंग करते हैं, और जब आपकी अकाउंटिंग हो जाती है तब आपका एक रिकॉर्ड तैयार हो जाता है, और वो रिकॉर्ड ही रहता है जब तक आप उसको यूज नहीं करेंगे। जब आप उसको उसके यूजर तक पहुंचा देंगे, वो मैनेजर भी हो सकता है, वो इन्वेस्टर भी हो सकता है, वो मालिक भी हो सकता है, कोई भी है, मार्केट वाले जानना चाहते हैं, तो आपको उस इंफॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड करना है। तो उसी को जो जिस माध्यम से आप उसको प्रोवाइड करेंगे उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग करना। और फाइनेंशियल डाटा बताया गया कि फाइनेंशियल डाटा क्या है? जो भी चीजें आपने अकाउंटिंग करके तैयार की हैं उसको अगर आप यूज करेंगे किसी इन्वेस्टर के लिए, किसी मैनेजर के लिए, आप उसको प्रोवाइड करते हैं रिपोर्टिंग के माध्यम से जो भी आपका फाइनेंशियल डाटा तैयार होता है। और ये सब चीजें कैसे तैयार होती हैं? पहले ही बताया कि अकाउंटिंग जो भी होती है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, जनरल गाइडलाइंस जो है वो उसको ध्यान में रखते हुए कंपनीज उसको फॉलो करती है। फिर वही चीज हुआ, जब ये चीजें फॉलो करेंगी तो जो भी डाटा होगा, जो भी रिपोर्ट तैयार होगी वो कंपेरेबल होगी और ट्रांसपेरेंट होगी। नेक्स्ट है, तो ये है। अब इसको जो है इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स रिफर्स टू द बेसिक assumptions which work as the basis of recording of business transactions and preparing accounts. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? ये बेस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे बेसिक assumptions हैं जो भी रिकॉर्डिंग करनी होती है उसके लिए ये क्या करते हैं? बेस प्रोवाइड करते हैं। कौन से? जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं या जो अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स रिफर्स टू द बेसिक assumptions which work as the basis of recording of business transactions and preparing accounts। मतलब ये जो भी कॉन्सेप्ट हैं ये क्या करते हैं? ऐसे assumptions हैं, बेसिक assumptions हैं जो कि बेस प्रोवाइड करते हैं किसके लिए? जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए हैं और जो भी अकाउंट प्रिपेयर होना है उसके लिए क्या करते हैं? बेस प्रोवाइड करते हैं, आधार तैयार करते हैं। दूसरा, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। The term accounting conventions refers to the customs or traditions which are used as a guide in the preparation of accounting reports and statements। जो चीजें कन्वेंशन मतलब क्या है? जो प्रचलन में चली आ रही है। एक अकाउंटेंट ने जो इस समय कर रहा है उसके पहले वाला भी अकाउंटेंट उसी तरह की प्रैक्टिस कर रहा था, उसके पहले वाला भी उसी तरह की प्रैक्टिस कर रहा था। तो जनरली जो चला आ रहा है प्रचलन में बहुत समय से ही चला आ रहा है, उसकी बात हो रही है कि जो भी अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं वो रिफर करते हैं ऐसे कस्टम्स को, ऐसे ट्रेडिशन को which are used as a guide in the preparation of accounting report
जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स को तैयार करने में एज ए गाइड की तरह काम करते हैं। मतलब जो भी ऑलरेडी जो पहले से ही एग्जिस्टिंग जो भी रूल्स थे जो चले आ रहे हैं पहले से ही, उसी को फॉलो करते आप चल रहे हैं इन प्रैक्टिस में। इससे क्या होगा कि अंतर नहीं आएगा, कंपेरेबल चीजें रहेंगी, तो हर चीजें आपको आसान रहेगी जो प्रैक्टिस में चला आ रहा है उसी को फॉलो करने में। तो इस तरह के ये कन्वेंशन हैं। अब आपको थोड़ा सा डाउट इसमें हो सकता है कि इसमें कई बुक्स में अलग अलग दिया रहता है, कहीं अकाउंटिंग कंसेप्ट दिया रहता है, कहीं अकाउंटिंग कन्वेंशन, किसी में सब अलग अलग तरीके से किसी में दिया रहता है, तो इसको अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं। लेकिन इन जनरल आप मान के चलिए इन जितने भी आप आगे अभी आप पढ़ेंगे वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से आप उसको समझिए, क्योंकि इसमें बहुत जो है अलग अलग ऑथर अलग अलग तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं। तो जनरल वे में मैंने इसको बता दिया, आप इसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मान सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ मेजर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पहला है एक्रूअल प्रिंसिपल। Accounting transactions should be recorded in the books of account at the time when it is entered into and not when the settlement takes place. इसका मतलब क्या हुआ? Accounting transactions जो भी हमारे हुए हैं बिजनेस में, उनको हमें उस समय पे ही रिकॉर्ड करना है जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए वो जो खर्चा हुआ है या इनकम हुई है, हमें उसी समय पे रिकॉर्ड करना है जब ट्रांजैक्शन हुआ है, जिस ईयर से वो रिलेटेड है। जैसे 2022-23 से रिलेटेड अगर सैलरी किसी एम्प्लॉय को देनी है, वो आपने सैलरी पे नहीं की है लेकिन आपको उसको देना है, वो आप अगले साल दे सकते हो 2023-24 में, लेकिन वो खर्चा कब का है? 2022-23 का। तो आपको रिकॉर्ड 2022-23 के लिए ही दिखाना है, वो आउटस्टैंडिंग आपके लिए हो जाएगा फॉर्म के लिए। इसी तरह से अगर आपने कोई सेल की है तो सेल आपने 2022-23 में की है तो 2022-23 की सेल वो मानी जाएगी, भले ही उसका पैसा आपको 2023-24 में मिले। वो आपकी इनकम एक्रू हो चुकी है, आप उसको पाने के हकदार हो चुके हैं, वो आने वाले साल में मिलेगी लेकिन वो आपकी इनकम हो चुकी है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? एक्रूअल प्रिंसिपल। एक और एग्जांपल, सपोज आपका बैंक अकाउंट है, उसमें आपको जो है जो भी फर्म का बैंक अकाउंट है उसमें से उसको इंटरेस्ट मिलना है, तो इंटरेस्ट 31 मार्च तक हो सकता है इंटरेस्ट आपको ना मिले, लेकिन वो इंटरेस्ट आपका 2022-23 के 31 मार्च तक अगर आपको नहीं मिला है तो वो 2022-23 का ही इंटरेस्ट माना जाएगा, वो भले ही अगले साल मिले। तो ये क्या हुआ? एक्रूअल मतलब जिस साल का खर्चा है, जिस साल की इनकम है, हमें उसी साल में इसको दिखाना है, भले ही वो अगर खर्चा है तो आपने भले उसको पे किया है या नहीं पे किया है, अगर इनकम है भले रिसीव हुआ है या नहीं रिसीव हुआ है, लेकिन आपको उसी साल में दिखाना है जिस साल में वो ट्रांजैक्शन हुआ है, वो ट्रांजैक्शन जो है वो इंटर हुआ है। इसी को बोला गया है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज इंटर्ड इनटू। तो वो ट्रांजैक्शन इंटर्ड हुआ, जब सेटलमेंट, जब कैश, जब आपको पैसा मिला, जब सेटलमेंट हुआ तब की बात नहीं, जब वो ट्रांजैक्शन इंटर हुआ तभी आप उसको रिकॉर्ड कर लें। अगला प्रिंसिपल है प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, या इसको बोलते हैं, एक टर्म और यूज होता है प्लेइंग सेफ, सेफ प्ले करके चलना। मतलब क्या हुआ? आप पहले से ही सेफ अपने आप को बना के रखते हैं। इसमें क्या है? डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉस। हमें आने वाली संभावित प्रॉफिट को ध्यान में रख के कोई काम नहीं करना है। हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा भी नहीं सकते हैं, जबकि आने वाली किसी पॉसिबल कोई लॉस है उसके लिए हमें प्रोविजन बना के चलना होता है। इसी के लिए एक जो है बनता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, आप बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो डेटर हैं वो आपको पैसा नहीं दें इस साल में, तो आप क्या करोगे? है डेटर आपके इस साल के हैं तो आपको दिखाना इसी साल पड़ेगा, और आपको पैसा मिलेगा आने वाले साल में, दूसरे साल मिल रहा है। मान लीजिए 2022-23 के लिए डेटर है और जो है आपको आने वाले समय में पैसा मिल रहा है,
वो अब जब वो पैसा देंगे कि नहीं देंगे पता लगे, नुकसान हो जाए, तो वो उस नुकसान तो इस साल का होगा, तो आपको कुछ प्रोविजन बना के चलना पड़ेगा। तो इसके लिए जो भी डाउटफुल डेटर होते हैं उनके लिए प्रोविजन बना के चला जाता है कि ये नुकसान हो सकता है, तो उसी समय उनके लिए प्रॉफिट में से प्रोविजन बना दिया जाता है, जिससे जो है वो अकाउंटिंग में सही तथ्य सामने आ सके, कोई गलती ना हो सके। और इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के थ्रू ही ऐसा किया जाता है कि जितनी भी प्रोबेबल लॉस है उसके लिए तो आप प्रोविजन बना लेंगे, लेकिन संभावित इनकम के लिए आप कोई प्रोविजन या कुछ नहीं बनाते हैं, तो आप सेव प्ले करके चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। वंस अडॉप्ट एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल or method, continue to use it until a demonstrably better principle or method is found. Consistency principle ये कहता है कि जो भी आप रूल्स, जो भी प्रिंसिपल्स आप एक बार अडॉप्ट कर रहे हो, उसको आप कंटिन्यूअसली ईयर आफ्टर ईयर उसी प्रिंसिपल्स को अप्लाई करिए, जब तक कि कोई ऐसा जो है रूल ना आ जाए, कोई ऐसा आपका प्रिंसिपल ना आ जाए, कोई स्टैंडर्ड ऐसा नहीं आता है कि आप जो है उससे और अच्छा परफॉर्मेंस ले सके, कोई तरीका नया आ जाए, कोई मेथड नया आ जाए, तो उससे आप जो है अच्छा परफॉर्मेंस ले सके, तब आप चेंज कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर साल चेंज ही कर रहे हो अपने मेथड्स को। हर बार आप मान लीजिए डेप्रिसिएशन का मेथड है, आपने स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई किया है, फिर आप दूसरे साल रिटन डाउन वैल्यू मेथड अप्लाई कर ले रहे हो, तो ऐसे हर बार चेंज कर रहे हो, ऐसा नहीं है। जब आप एक प्रिंसिपल अप्लाई करो तो ईयर आफ्टर ईयर उसी को आप जो है अप्लाई करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको कंपैरेबल स्टडी करने पे, कंपैरिजन करने में आसानी होगी। अगर उसी ईयर के लिए आपको कंपैरिजन करना है तो सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सेम अकाउंटिंग मेथड अप्लाई होने चाहिए, तभी कंपैरिजन सही से हो पाएगा। तो जो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है वो कहता है कि जो भी आप मेथड प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर अप्लाई करते रहिए, जब तक कि कोई नया मेथड सही नहीं आ जाता जो आपके लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। The fixed asset of the business are regarded on the basis of their original cost in the first year of accounting. Subsequently, these are regarded minus depreciation. Cost concept कहता है कि जब आप कोई भी फिक्स्ड एसेट मान लीजिए परचेज करते हैं, तो आपको जिस समय पे वो परचेज किया गया है, आपको वही जितने में एक्वायर किया गया है उस एसेट को, आपको वही रिकॉर्ड करना है एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग। जब आपने उस एसेट को, फिक्स्ड एसेट को आपने एक्वायर किया है, उसी दाम में आपको रिकॉर्ड करना है। जैसे आपने 10 लाख की मशीन खरीदी है तो आपको 10 लाख ही बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है। अगर आपको आने वाले समय में उसकी कीमत घटती जा रही है तो आपको वो कीमत क्यों घट रही है? ड्यू टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वजह से वो घटती जा रही है, तो आप उसको डेप्रिसिएशन माइनस करके आप दिखाते रहेंगे आने वाले साल में, उसको दिखाते रहेंगे। लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट आपकी वो कौन सी रहेगी? वो रहेगी जब आपने उसको एक्वायर किया है। मतलब फिक्स्ड एसेट ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। जो ओरिजिनल कॉस्ट जब आपने उसको एक्वायर किया है उस समय पे जो है फर्स्ट ईयर जब आपने किया है, और आपको अगर आगे दिखाना है तो वही मैंने बताया, आपको रिकॉर्ड अगर करना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हुए आने वाले सालों में आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट ओरिजिनल कॉस्ट क्या रहेगी? जब आपने मान लीजिए आपने 2000 में मशीन को परचेज की है, तो आपकी मशीन सन 2000 में 10 लाख की थी, तो वही कीमत मानी जाएगी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट। उसके बाद उसकी कीमत घटती जाएगी तो वो ड्यू टू डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है dual aspect concept. Every transaction entered into by an enterprise has two aspects, a debit and a credit of equal amount. जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। जैसे राम परचेज्ड गुड्स, राम परचेज्ड गुड्स
फॉर रुपीज 10,000। इसमें क्या हुआ, आपके पास स्टॉक बढ़ गया, राम ने परचेज किया तो राम के पास क्या हुआ, स्टॉक बढ़ गया, तो वो क्या लिखेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। राम ने गुड्स परचेज किया कितने अमाउंट से, 10,000। तो सेम अमाउंट से, इक्वल अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट होगा। परचेज को डेबिट किया गया और कैश को क्रेडिट किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट से डेबिट। मतलब सभी ट्रांजैक्शंस के दो पहलू होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, और वो भी इक्वल अमाउंट से। हो सकता है मल्टीपल डेबिट हो सकता है मल्टीपल क्रेडिट हो, लेकिन दोनों ही का अमाउंट जो है वो बराबर होना चाहिए। टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट। नेक्स्ट, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल रिवील ऑल इंफॉर्मेशन विच आर मटेरियल वैल्यू टू क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। हमें वो सारी सूचनाएं प्रकट कर देनी चाहिए, बतानी चाहिए जो है, जो भी मटेरियल वैल्यू रखती हो किसके लिए, क्रेडिटर्स और डेटर्स के लिए। हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में हर एक इंफॉर्मेशन जो कि मटेरियल वैल्यू है, फालतू की चीजें नहीं दिखानी है जिसकी मटेरियल वैल्यू नहीं हो। इसको भी आगे हम बताएंगे मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में भी। तो मटेरियल वैल्यू को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, ये कहता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। इसी में इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो आपका होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस लायबिलिटी को आप कहाँ दिखाओगे, बुक्स ऑफ अकाउंट उसमें आप दिखाओगे तो कहाँ, किस जगह दिखाओगे, तो इसको आप क्या करते हैं, फुटनोट में दिखाते हैं। जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो फुटनोट में आप उसको दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, इसी पे क्वेश्चन आया है, फुटनोट में क्यों दिखाते हैं, ड्यू टू फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें हर एक सूचना उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी अकाउंटिंग हुई है, उससे रिलेटेड हर एक सूचना को हमें प्रकट करना है, उसको दर्शाना है, दिखाना है, कोई भी चीज छिपाना नहीं। अगला कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इट इज एज्यूम्ड दैट बिजनेस shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक आने वाले समय में चलता रहेगा, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता है बिजनेस को क्लोज करने का। मतलब क्या हुआ, हम हर समय जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो एंटरप्राइज होती है, वो हर समय ये मान के चलती है कि हमारा बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चलता रहेगा। इसी के कारण आप देखते होंगे जो एक्सपेंसेस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस और एक होता है कैपिटल एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस जो उसी अकाउंटिंग ईयर में एग्जॉस्ट हो जाए, ऐसे एक्सपेंसेस। और कैपिटल जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम लंबे समय तक उनका बेनिफिट लेते हैं, इसको हम पहले भी बता चुके हैं। अब हम लंबे समय तक बेनिफिट लेते हैं, जैसे हमने मशीन परचेज की तो उस मशीन को हम यूज करते हैं आने वाले कई सालों तक। तो जब हम उसको यूज करेंगे तो हम उसमें क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के थ्रू ही हम उसको लंबे समय तक यूज करने का अधिकार रखते हैं। और हम इस पे डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करते हैं। एक्सपेंसेस है ही वो, तो डेप्रिसिएशन हर साल हम चार्ज करके उसको राइट ऑफ करते रहेंगे हर साल। और जो है इस जो मशीन है उसकी वैल्यू को हम कई साल में बांट देते हैं, एक साल में डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हुए। ठीक है, तो ये एक्सपेंसेस हो गए। कहने का मतलब अगर हमारे पास गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं होता, अगर हम बिजनेस को ये न मान के चलते आने वाले समय में हम इसको लंबे समय तक चलाएंगे, तो हम कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिखा पाते हैं, है ना, कि हम एसेट को कैसे दिखा पाते हैं। तो
तो इसीलिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के थ्रू हम एसेट को क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट जो भी है उसको हम लंबे समय तक यूज करते हैं, उसका बेनिफिट लेते हैं, तो उसको हम दिखा सकते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल, व्हाइल रिकॉर्डिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑल रिलेटेड एक्सपेंसेस एट द सेम टाइम। जब हम किसी फाइनेंशियल ईयर में हम जब रेवेन्यू जो भी गेन करते हैं, जो रेवेन्यू हमारी आती है बिजनेस की, एंटरप्राइज की जो रेवेन्यू आती है, वो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है उसके वो उसी साल में उसके बराबर होने चाहिए। क्या हुआ, व्हाइल रिकॉर्डिंग रेवेन्यू, जब हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड ऑल रिलेटेड एक्सपेंसेस एट द सेम टाइम, उसी समय पे हम क्या करेंगे, सारे रिलेटेड एक्सपेंसेस को दिखाएंगे और रेवेन्यू को एक्सपेंसेस से हम क्या करेंगे, मैच करेंगे, तभी हमारा प्रॉफिट आएगा। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम रेवेन्यू की जब बात करते हैं तो आप जरा सोचिए कि 2022-23 में, मान लीजिए 2022-23 के डेटा है, 2022-23 के डेटा है, ये पैसा हमें इस साल नहीं दिए, 2022-23 में एंटरप्राइजेस को पैसा मिला नहीं, डेटा ने नहीं दिया, ये 2023-24 में जाके देंगे, या हो सकता है ना दें, हो सकता है ये ना दें। अब ये डेटर हमारे बने हैं 2022-23, तो अब इनका तो कोई ये है नहीं कि हमारा जो नुकसान होगा वो कब का होगा, 2022-23 का नुकसान होगा, आने वाले समय का नहीं होगा ना। तो वो जब नुकसान होगा 2022-23 का, तो इस नुकसान को हम रिकवर करने के लिए हम पहले से हम क्या बना लेते हैं, कुछ परसेंटेज बना के चलते हैं कि हमें ये नहीं देखना है कि जब लॉस होगा तब देखा जाएगा, लॉस से पहले ही हम क्या करते हैं, इसी समय लॉस के लिए हम प्रोविजन बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये हम बना लेते हैं प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स के लिए 2022-23 के लिए कुछ परसेंट, 2%, 4% का हम प्रोविजन बना लेते हैं कि ये हमारे डाउटफुल डेब्ट्स हैं, ये जो है हमारे नुकसान हो सकते हैं। बजाय इसके कि हम आने वाले साल में उस नुकसान को कवर करें, हम उसी साल के जो नुकसान से हम कवर करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जिस साल रेवेन्यू जनरेट होगी उसी साल के एक्सपेंसेस से हम उसको रिलेट करेंगे, तभी आपकी एग्जैक्ट सही प्रॉफिट आएगी, सही स्टेटमेंट आपका तैयार होगा। अगला है मैटेरियलिटी प्रिंसिपल, ऑल मटेरियल फैक्ट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हमें सारे मटेरियल फैक्ट्स रिकॉर्ड करने चाहिए। अकाउंटेंट्स शुड रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट डाटा एंड लीव आउट इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। हमें जो भी मटेरियल चीजें होती हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनका बिजनेस के जो डिसीजन है उनमें लेने में उसका फर्क पड़ता हो, उसकी वजह से उस पर इफेक्ट आता हो, कोई भी इनसिग्निफिकेंट चीज हम जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसको हम नहीं दिखाते हैं। अकाउंटेंट्स जो भी होते हैं चाहिए उनको कि वो इंपॉर्टेंट डाटा को रिकॉर्ड करें और छोड़ दें जो भी इनसिग्निफिकेंट डाटा हो। अब मटेरियल क्या होता है? मटेरियल जैसे आप सोचिए कि किसी आदमी के लिए जो बहुत, मान लीजिए एक जो इन्वेस्टर है वो करोड़ों का इन्वेस्ट कर रहा है किसी बिल्डिंग को बनाने में, कई करोड़ का, तो उसके लिए एक छोटी सी कील जो है वो मटेरियल वैल्यू नहीं रखती, उसको छोटी छोटी कीलों का रिकॉर्ड उसको रखा जाए। इसी तरह से अगर कोई क्लर्कियल वर्क है उसमें आप देखते हैं जो भी क्लर्कियल वर्क होता है उसमें स्टेशनरी का काम होता है। अब स्टेशनरी में तमाम सामान लिए जाते हैं तो उसको एक्सपेंसेस दिखा दिया जाता है स्टेशनरी में। ऐसा नहीं है कि स्टेशनरी बहुत से सामान आए तो उसमें से बहुत सी चीजें बच जाएंगी, तो अब उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंसेस में अगर 1000 का एक्सपेंसेस दिखा दिया गया तो वो क्या होगा, वो एक्सपेंसेस हो गए, अब उसमें से चाहे बच जाए चाहे ना बचे उससे कोई मतलब नहीं है, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम एक्सपेंसेस एक बार दिखा दिए। कहने का मतलब ये है जो भी मटेरियल चीजें होती हैं जिनका बिजनेस पे फर्क पड़ता है, जिनकी वजह से उन्हीं चीजों को हम रिकॉर्ड करते हैं। जो भी सिग्निफिकेंट चीजें होती हैं, जो सूचनाएं होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, इनसिग्निफिकेंट चीजों को रिकॉर्ड नहीं करते।
नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को, उन्हीं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकें। हम उन्हीं चीज को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम जो है एक्सप्रेस कर सकें मनी टर्म्स। कहने का मतलब किसी वर्कर की क्वालिटी, किसी मैनेजर की क्वालिटी, इन सब चीजों को हम, भले ही उसका इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ता हो, किसी वर्कर की वजह से बहुत बेनिफिट होता है, किसी मैनेजर की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम सिर्फ इसको रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में इवेल्युएट कर सकते हैं, जिनको एक्सप्रेस कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज अर्न। रेवेन्यू को हम तभी हम रिकॉग्नाइज करेंगे जब उसको हम अर्न कर लें। अर्न का मतलब ये है कि कानूनन हम उस चीज के लिए उस पैसे को पाने का अधिकार रखें, उस चीज को पाने का हम अधिकार रखें, तब वो हमें अर्न मान लिया जाएगा, अर्जित मान लिया जाएगा कि उसको हमने अर्जित कर लिया। जैसे सपोज सैलरी जो है वो किसी ने काम किया, तो 1 महीने काम किया, तो उस सैलरी का 1 महीने पाने का वो अधिकारी हो गया उसी समय पे, जब वो उसने एक समय का काम, एक महीने का काम कर लिया, तो उसकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गई। जैसे सामान को अगर सेल किया गया, सेल कर दिया गया एट ए टाइम, लेकिन उसका पैसा नहीं मिला, लेकिन सेल के टाइम पे सेल जनरेट हो गई। अब सेल होने के बाद जो है वो पैसा पाने के आप अधिकारी हो गए, आपने रेवेन्यू अर्न कर ली, आपने आय अर्जित कर ली उस समय पे, भले ही वो पैसा आपको आने वाले समय में मिलेगा। मान लीजिए 20 मई को आपने रिसीव किया एडवांस पैसा, और आप जो है उसको सेल कर रहे हैं 30 मई को। 30 मई को आप सामान को डिलीवरी कर रहे हैं। जिस सामान को लेना है उसका पैसा, जिस सामान को सेल करना है उसका पैसा आपने 20 मई को ही जो है ले लिया, तो आप एडवांस में ले लिया आपने पैसा, लेकिन ये एडवांस नहीं लिखा जाएगा। 30 मई को जिस दिन सामान की डिलीवरी हो जाएगी, तो उस दिन आपकी रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी। कहने का मतलब जो एडवांस इनकम है वो रेवेन्यू नहीं मानी जाएगी जब तक कि वो अर्न ना कर ली जाए। कहने का मतलब जब तक कि सर्विस ना दे दी जाए। तो कहने का मतलब जो भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तब होगी जब वो अर्न कर ली जाए। ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज अर्न। रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज की जाएगी जब वो अर्जित कर ली जाए, भले ही वो रिसीव हुई हो या ना रिसीव हुई हो, लेकिन वो अर्जित हो जाए, उसको उस पे आपका कानूनन अधिकार उसको पाने का हो जाए। नेक्स्ट है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। द ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस, the transactions of a business should be kept separate from those of its owners and other business. ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं उनको हम ओनर को और जो भी बिजनेस होता है दोनों को हम अलग एंटिटी मान के चलते हैं, अलग उसको अस्तित्व उनका अलग अलग होता है। इसी के थ्रू हम जो है देखते हैं कि जो आपका बनता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू ही, देखिए जब बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट जब तैयार होती है उस समय पे हम दिखाते हैं लायबिलिटी और एसेट। लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल को दिखाते हैं, कैपिटल को हम लायबिलिटी मानते हैं। किस कॉन्सेप्ट को? इसी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। लायबिलिटी हम मानते हैं किसको? कैपिटल को, क्योंकि देखिए इसमें जो भी प्रॉफिट होता है वो ऐड होता जाता है।
इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट है, लेकिन जब तक वो ओनर को पे नहीं किया गया है तब तक के लिए वो क्या है, लायबिलिटी है। इसीलिए जितनी भी प्रॉफिट होती है उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते चलते हैं। इसी तरीके से एसेट, एसेट में जो भी लॉस होते हैं उनको हम एसेट साइड में दिखाते हैं। एसेट साइड में दिखाएंगे, अब वो जो लॉस होगा हम रिकवर किससे करेंगे, वो ओनर से ही रिकवर करेंगे। तो हमारे लिए मींस बिजनेस के लिए वो एसेट हुई कि उसको उतना वो जो है वो पे करना, उसको लेना है आने वाले समय में, उसके लिए उतना अधिकार हो गया, उतनी एसेट उसकी बन गई। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको जो भी ये होता है एक्सपेंसेस, उसको हम क्या करते हैं, एसेट साइड में जो भी लॉस होता है उसको हम दिखाते हैं। ये क्लियर रहना चाहिए कि जो भी बिजनेसमैन होता है और जो ओनर हो, बिजनेसमैन या ओनर, वो क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है किससे, बिजनेस से। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। इस चीज को ध्यान में रख के अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाती है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसको सेल्फ एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसके बाद आता है टाइम पीरियड प्रिंसिपल। द बिजनेस शुड रिपोर्ट द रिजल्ट्स ऑफ इट्स ऑपरेशंस ओवर ए स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ टाइम। हमें जो भी बिजनेस के लिए जो भी अकाउंटिंग रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जो भी अकाउंटिंग रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जो भी ऑपरेशन होता है, उसको हम क्या करते हैं, एक निश्चित समयावधि में हम तैयार करते हैं। वो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल हो सकता है। जनरली जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च यूज किया जाता है कि एक समयावधि में क्या किया जाता है, जितने भी बिजनेस ऑपरेशन होते हैं उनको उनका एक निश्चित समय बना दिया जाता है कि इसी समय में हम रिपोर्ट करेंगे। जैसा कि 31 मार्च को लगभग सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, वो प्रेजेंट करती हैं जो भी रिपोर्ट होगा। तो उसका एक समय होना चाहिए साल भर का, तो जनरली वही साल भर का, 1 साल का होता है। तो ये आपका जो है वो हुआ, कुछ थ्योरेटिकल चीजें थी और जिसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, इससे रिलेटेड निश्चित रूप से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको आपको और डीप स्टडी करना चाहिए और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जब कराएंगे तो उसमें जो कंफ्यूजन रहेगी उसको दूर किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन करते समय नई नई चीजें आती हैं उस समय दिमाग में, तो उन चीजों पे उस समय चर्चा की जाएगी। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, अभी तो ये चीजें बता दी गई लेकिन क्वेश्चन से कुछ चीजें अलग अलग निकलती हैं, तो उस समय को उस चीज को चर्चा किया जाएगा। तो ये आपका ये हो गया बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो थे वो हो गए। तो इसके बाद नेक्स्ट अभी और जो टॉपिक है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और उसके बाद सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।